नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। विद्यार्थियों, हमने ऊर्जा से रिलेटेड पहला वीडियो देख लिया है। उसमें हमने गतिज ऊर्जा के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, साथ में कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में अध्ययन किया था, उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखे थे। आज के इस वीडियो में हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं कि स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। साथ में हम विभिन्न प्रकार की जो स्थितिज ऊर्जाएं हैं, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम संरक्षित बल और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, स्थितिज ऊर्जा पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। आप हमारे साथ में अंत तक यूं ही बने रहिए। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि स्थिति के कारण से, किसी निकाय के विन्यास के कारण से जो एनर्जी उस निकाय में संचित हो जाती है, उसी को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं जिससे आप बेटर तरीके से समझेंगे। जैसे ये मेरे पास में डस्टर है, इस डस्टर को ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से मैं यहाँ पर ला रहा हूँ। तो यहाँ पर लाने में, यहाँ से यहाँ पर लाने में मुझे काम करना पड़ा, कार्य करना पड़ा। तो मैंने जो कार्य किया वो अब इस डस्टर के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। ओके, तो ये स्थितिज ऊर्जा। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये गतिशील अवस्था में आ जाएगा। आ गई बात समझ? ये नीचे गिरेगा, गतिशील अवस्था में आ जाएगा। तो किसी स्थिति, यहाँ से यहाँ पर लाए, इस स्थिति के अंदर इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई है। तो यही है स्थितिज ऊर्जा। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे हमारे पास में धनुष और बाण है। तो देखिए, धनुष और बाण को यदि हम प्रत्यंचा पर चढ़ाएं तो इस तरीके से खींचकर उसको इस तरीके से कर लिया हमने। तो हमने यहाँ से बाण को इतना, मतलब धनुष बाण को टाइट कर लिया। तो हमने काम किया, वो इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किस रूप में संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ से इस बाण को छोड़ेंगे, बाण गति करेगी, अर्थात जो स्थितिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो कई बार जब हम कार्य करते हैं तो निकाय है उसका विन्यास बदल जाता है, विकृत अवस्था में आ जाता है। हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग हम उसके विन्यास को चेंज कर देते हैं। तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो उस निकाय के अंदर एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे और हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल यूज में लेते हैं। जैसे हम स्प्रिंग से रिलेटेड स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। जैसे हम गुब्बारे को फुला रहे हैं, तो गुब्बारे को फुलाने में हमें कार्य करना पड़ता है और वही कार्य उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे हम गुब्बारे को छोड़ेंगे, यदि उसका मुंह खुला छोड़ देते हैं तो वो गति करता है, आकाश में उड़ता है। तो यहाँ पर जो गुब्बारे को फुलाने में किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी निकाय के विन्यास या स्थिति के कारण से उसमें संचित जो ऊर्जा है उसी को ही हम स्थितिज ऊर्जा कह रहे हैं। ये क्लियर कर लीजिए। फिर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कुछ, जैसे हमारे पास में ईंधन होते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। इन सब से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनके अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। मेरे एक एक वर्ड्स को, एक एक लाइन को एकदम क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए कि जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं इनके अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्थितिज ऊर्जा मौजूद होती है। अब उस स्थितिज ऊर्जा को हम अन्य ऊर्जाओं में, उसमें ऊर्जा के रूप में भी काम में ले सकते हैं। वो बात की बात है, पर फिलहाल जो ईंधन होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित होती है, जो कि स्थितिज ऊर्जा होती है। फिर मैं यहाँ पर कुछ नाभिकीय ईंधन की बात करूँ, जैसे यूरेनियम है, एक्टिनियम है, पोलोनियम है।
तो ये जो मैंने कुछ नाभिक बताए, तो इन नाभिकों के अंदर जब नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वो ऊर्जा इनके निकाय के कारण से, इनकी स्थिति के कारण से इनमें संचित होती है और उस ऊर्जा को भी हम स्थितिज ऊर्जा ही कहते हैं। क्लियर? तो मैं यहाँ पर आपके सामने, वैसे स्थितिज ऊर्जा चाहे कोई सी भी ऊर्जा हो, मात्रक विमाएं, वो पहले वाली रहेगी, अदिश राशि रहेगी, ऊर्जा के समान ही रहने वाला है सब कुछ। चलिए देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा की जो डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए कि किसी वस्तु या निकाय की स्थिति या विन्यास के कारण, किसी वस्तु ले रहे हैं हम, या निकाय की स्थिति या विन्यास के कारण, उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। ओके, फिर मैं यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ में लेता हूं, जैसे पेट्रोल हमने ले लिया, डीजल, केरोसिन, इन सब के अंदर रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। और वो जो रासायनिक ऊर्जा है वही क्या है? रासायनिक ऊर्जा वही क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। ओके, और उस स्थितिज ऊर्जा से हम उसमें ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, फिर उसमें ऊर्जा से हम गाड़ी मोटर सब चला सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से जैसे हमारे पास में कुछ पदार्थ हैं, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम ले सकते हैं हम, एक्टिनियम यूज में ले सकते हैं, थ्योरियम हम यूज में ले सकते हैं। ये कुछ नाभिकीय अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले नाभिक हैं। इनके अंदर नाभिकीय ऊर्जा संचित होती है। कौन सी ऊर्जा संचित होगी? नाभिकीय ऊर्जा। और ये जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। किस ऊर्जा के रूप में संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही स्टोर रहेगी। ओके, अब मैं यहां पर बात करूंगा स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों की, और उसमें सबसे पहले हम लेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य उस वस्तु के अंदर एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, हम यहां पर सर्वप्रथम क्या देख रहे हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, समझ लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो काम करना पड़ रहा है वह काम ही किसके रूप में संचित हो जाता है? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर कर लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, हो सकता है वो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी क्रिएट करे या कोई अन्य ग्रह या उपग्रह क्रिएट करे, तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध यदि हम काम कर रहे हैं तो वो काम ही निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए मैं एक लाइन में इसकी डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, बल के विरुद्ध किसी वस्तु को
किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होता है, क्योंकि एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओके विद्यार्थियों, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन हम गुरुत्वाकर्षण के जो टॉपिक होगा उसमें हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, वहाँ पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। मैं यहाँ पर आपको सीधा इसका शॉर्ट में जो फॉर्मूला है वो आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे हमारे पास में कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m, और उसे हम पृथ्वी की सतह से, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी के कारण से गुरुत्वाकर्षण बल क्रिएट हो रहा है, तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाएंगे, तो h ऊंचाई पर ले जाने में स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो कितना आ जाएगा। चलिए, कि स्मॉल m द्रव्यमान वाली वस्तु को, स्मॉल m द्रव्यमान वाली वस्तु को पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई, स्मॉल h ऊंचाई तक ले जाने पर देखिए, मैं आपको एक सीधा फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूं। इस फॉर्मूले की व्युत्पत्ति हम ग्रेविटेशनल वाले पार्ट में हम समझेंगे। विद्यार्थियों, कक्षा 11 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स की जो वीडियोज हैं, डिटेल्स जो वीडियोज हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो चैप्टर है उसमें जाकर हर एक टॉपिक को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, तो गतिज ऊर्जा में देखिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा, उसे हम डेल्टा U से लिखेंगे, जो कि mgh बट्टे में 1 प्लस h/r के इक्वल होगा। ये जो फॉर्मूला है इसे आप समझ लीजिए कि ये जो m है वो तो है पिंड का द्रव्यमान है। m क्या है? पिंड का द्रव्यमान है। जो h है वो है सतह से ऊंचाई, पिंड की सतह से ऊंचाई है। r पृथ्वी की त्रिज्या है। r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या, जो कि 6400 किलोमीटर लेंगे हम। जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो 6400 किलोमीटर लेनी है, अन्यथा आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो यूज में लेनी है। तो ये हमारे पास में हो गया है फॉर्मूला। अब देखिए, जब h बहुत छोटा हो, जब क्या हो? जब h बहुत छोटा हो तो ये जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो तो h है वो वेरी लेस देन 1, तो हम इस h/r का जो मान है वो 1 से काफ़ी छोटा हो जाएगा। यहाँ से देखिए h/r है वो वेरी लेस देन 1, तो हम 1 की तुलना में इस h/r को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो देखिए, ये वाला फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा में एक तरीके से परिवर्तन ही है। यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाएंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? mgh के इक्वल होगी। m वस्तु का द्रव्यमान, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h है हाइट, जहाँ तक आपने वस्तु को लेकर गए, पृथ्वी की सतह से वस्तु की ऊंचाई है ये। अब देखिए, क्वेश्चन कैसे करना है आपको वो समझना है कि जब आप पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाएंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ओके, तो जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक किसी वस्तु को ले गए तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जैसे मान लीजिए कि भाई h ऊंचाई से वस्तु को पृथ्वी की सतह तक लेकर आ गए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी, स्थितिज ऊर्जा में क्षय होगा। ओके, समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक अन्य फॉर्मूला भी आपके सामने रख देता हूँ जो स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से ही संबंधित है। देखिए क्या है,
जैसे हमारे पास में दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं और दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर मौजूद हो, तब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए समझ लीजिए, ये हमारे पास में दो पार्टिकल हैं, बिंदु द्रव्यमान है m1 तथा m2, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तब इन दोनों कणों के मध्य जो संचित जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो माइनस में कैपिटल G m1 m2 बट्टे में r के इक्वल होगी। U बराबर क्या होगा, कैपिटल G m1 m2 बट्टे में r। ओके, समझ लेंगे दोनों पिंडों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r है। ये जो नेगेटिव साइन है वो ये बताता है कि पिंडों के मध्य आकर्षण बल काम करता है, और हम ये जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का ही होता है। ठीक है, ये हमारे पास में दो पिंडों के मध्य संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया है। और यदि इन दोनों में से एक पिंड पृथ्वी हो, एक पिंड क्या हो, पृथ्वी हो, तब कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में स्मॉल r आ जाएगा। और इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में कैपिटल R प्लस h आ जाएगा। देखो इन फॉर्मूलों को समझ लीजिए, क्या है ये जो फॉर्मूला है इसमें जो कैपिटल G है इसको हम गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। ये क्या है, गुरुत्वीय नियतांक, ये कांस्टेंट है। जो गुरुत्वीय नियतांक है इसका जो मान है वो कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11। देखो मात्रा क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ओके, इन दोनों सूत्रों को देख लीजिए। हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला, इसमें ये तो पृथ्वी का द्रव्यमान है ये कैपिटल M, ये पृथ्वी के सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर रखा गया जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R प्लस h हो जाएगी। स्मॉल r इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी की त्रिज्या प्लस उससे h ऊंचाई पर हमने वस्तु रखी स्मॉल m द्रव्यमान वाली, तब ये वाला फॉर्मूला लागू होगा। ओके, और वैसे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले आए कहाँ से, ये हम गुरुत्वाकर्षण वाला जो पार्ट होगा उसमें हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड ही, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं कि हमारे पास में एक 200 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है और उस वस्तु को पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी से 200 मीटर की ऊंचाई से छोड़ी जाती है। तो पृथ्वी की सतह के संपर्क में आने के क्षण इसकी संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में होने वाली हानि क्या होगी। चलिए एक बार क्वेश्चन को मैं आपको सुना देता हूं। क्या है कि 200 ग्राम की कोई वस्तु है, कितने ग्राम की वस्तु है, 200 ग्राम की वस्तु है और पृथ्वी की सतह से 200 मीटर की ऊंचाई से उसे छोड़ा जा रहा है। और जैसे ही हम जानते हैं किसी वस्तु को छोड़ेंगे तो वो विराम अवस्था से गति करना स्टार्ट करेगी। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह के नज़दीक जाएगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। देखो हाइट तो कम होती जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इट मीन्स वहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से नीचे जाएगी उसकी स्थितिज ऊर्जा डिक्रीज होगी, गतिज ऊर्जा इंक्रीज होगी, और इस संपूर्ण गति के दौरान अंत में जो वेग है वो अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम शून्य हो जाएगी पृथ्वी की सतह पर जाते ही। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी कितनी आई। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी ज्ञात करने के लिए हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला है, U बराबर कितनी होगी, mgh। इतनी उसकी स्थितिज ऊर्जा थी और जैसे ही पृथ्वी के संपर्क में आई स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई है। तो देखिए m का मान हमें दे रखा है 200 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.200 आ जाएगा। g का मान हमें 10 दे रखा है, h का मान हमें 200 दे रखा है। देखिए यहाँ पर 3 संख्या पहले पॉइंट रखा हुआ है, तो 1 2 3 ये पॉइंट हट गया, तो
तो यहाँ पर 200 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 400 जूल आ जाएगा। विद्यार्थी ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर आधारित एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, समझ में आ जाना चाहिए। अब हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा का जो सेकंड पार्ट है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इसकी हम चर्चा करेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इसे समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रत्यास्थ वस्तुएं होती क्या है, प्रत्यास्थ वस्तुओं पर किस प्रकार के बल काम करते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि ये जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का पार्ट है वो भी हम ठोसों के जो प्रत्यास्थ गुण धर्म है उनके उस चैप्टर में, उस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। फिर भी हम यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बेसिक जानकारी लेंगे। तो देखिए क्या है, ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर प्रत्यास्थ वस्तुएं होती क्या है, प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती है, किसे कहेंगे। तो देखिए विद्यार्थी आपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसे वस्तुएं देखी होगी जिन पर हम बाह्य बल लगा देते हैं तो वो उनकी आकार आकृति में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन उस बाह्य बल को हटा लें तो पुनः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाती है। तो उन वस्तुओं को हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। उन वस्तुओं को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ वस्तुएं। जैसे हमारे पास में कोई स्केल है जो आप अपने पढ़ाई में यूज में लेते हैं, स्केल, उसको मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा झुका रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा झुका देंगे तो वो उसकी जो बनावट है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। लेकिन जो बाह्य बल है उसको यदि आप हटा लें, बाह्य बल को हटा लेंगे तो पुनः वो उसी अवस्था में पहुँच जाएगी। तो वो जो वस्तु है, स्केल है, वो कैसी वस्तु है, प्रत्यास्थ वस्तु है। इसी प्रकार से जैसे कोई आपके पास में स्प्रिंग है, स्प्रिंग को थोड़ा सा आपने खींचा तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, छोड़ दिया तो वापस वहीं पहुंच जाएगी। तो वो जो स्प्रिंग है वो भी कैसी वस्तु है, एक प्रत्यास्थ वस्तु है। तो ऐसी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिन पर बाह्य बल लगाने से वस्तु की आकृति और आकार में बदलाव आ जाता है। तो उन वस्तुओं को हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। उन वस्तुओं को क्या कहा जाएगा, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहा जाएगा। ओके, देखिए वस्तु का आकार और आकृति में परिवर्तन करने वाला जो बाह्य बल होता है उसको हम कहते हैं विरूपक बल। देखिए यहां पर मैं थ्योरी पुट नहीं करवाने वाला, मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। विरूपक बल क्या करता है, रूप बदल देता है, रूप में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। जैसे आपके पास में स्प्रिंग है, उसको खींचा तो उसका जो आकार है, आकृति, उसमें बदलाव आया, परिवर्तन आया। तो जो बाह्य बल होता है जो आकार आकृति में परिवर्तन कर देता है उसी बल को हम क्या कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं। अब देखिए जैसे ही बाह्य बल हटा लेंगे, हमारे पास में स्प्रिंग का एग्जाम्पल हम लेकर चले, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वही है और उसी पर आधारित ही हम फॉर्मूले यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो स्प्रिंग को हमने खींचा तो उसकी स्थिति, उसके आकार आकृति में परिवर्तन आ गया। तो आकार आकृति में परिवर्तन करने वाला जो बाह्य बल होता है वो क्या है, विरूपक बल। ओके, जैसे ही हम विरूपक बल हटा लें, इट मीन्स बाह्य बल हटा लें, तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाती है। तो उसे प्रारंभिक अवस्था में लाने वाला जो बल है वो इसका एक आंतरिक बल है, वो बल इसको अंदर से खींच रहा है, वापस उसको प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा है। तो जो प्रारंभिक स्थिति या जो मूल अवस्था होती है उसमें लाने वाला जो बल होता है उसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है, प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल क्या है कि प्रत्यास्थ वस्तुओं में लगने वाला वह बल जो वस्तु को विरूपक स्थिति से अपनी मूल स्थिति में लाने का प्रयास करता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। ओके, तो ये बहुत सारी इससे रिलेटेड टर्म्स होती है, प्रत्यास्थता सीमा, प्रत्यास्थता
गुणांक, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आएंगी, बट वो जब हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा प्रत्यानयन बल की। तो विद्यार्थियों, प्रत्यानयन बल का एक फॉर्मूला दिया गया था हुक के द्वारा। हुक ने अपना एक नियम दिया प्रत्यास्थ वस्तुओं से रिलेटेड कि जब किसी वस्तु के ऊपर हम बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु विकृत अवस्था में आ जाती है, हम ये जानते हैं। तो वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने वाला जो बल है वो है प्रत्यानयन बल, और वो जो प्रत्यानयन बल है वो वस्तु को दिए गए विस्थापन के समानुपाती होता है। वस्तु को दिए गए विस्थापन के समानुपाती होता है। चलिए यहां पर देखें, ये हमारे पास में जैसे कोई दृढ़ आधार है और इस दृढ़ आधार से ये हमने एक स्प्रिंग बांध रखी है, एक सिरा इसको हमने बांध दिया है। अब इस स्प्रिंग से हमने क्या कर दिया, एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड इससे कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। ओके, ये इसकी है माध्य स्थिति। ये इसकी क्या है, जो स्थिति है इसको हम कहते हैं माध्य स्थिति। माध्य स्थिति। फिर मैं यहां पर चर्चा करूंगा कि यदि इस वस्तु के ऊपर बाहर से कोई बल लगा दिया जाए, बाहर से क्या लगा दिया जाए, कोई बल लगा दिया जाए, तो जो वस्तु है या जो स्प्रिंग है वो विकृत अवस्था में आ जाएगी। और जैसे बाह्य बल आपने इधर लगाया तो वस्तु है वो अपनी माध्य स्थिति से इतनी विस्थापित हो गई, और जैसे हम कंसिडर कर लें कि अक्ष विस्थापित हो गई है, कितनी विस्थापित हो गई है, अक्ष दूरी तक विस्थापित हो गई है। तो अब हुक क्या कहते हैं ये समझ लीजिए। हुक का नियम क्या है समझेंगे कि देखिए इस स्प्रिंग के अंदर एक आंतरिक बल होता है जो इसे प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। इसको इधर खींचेगा, अंदर की ओर खींचेगा, और जब इसको स्प्रिंग को यदि हम यहां से यहां पर दबा दें, संपीड़ित कर दें, तब इसको वापस धकेलेगा। देखो दोनों चीजें हैं। मैं यहां पर एक और डायग्राम आपके सामने रख देता हूं। जैसे मान लो कि इसको हम संपीड़ित कर दें, ये जो स्प्रिंग है उसको खींचकर लंबा भी कर सकते हैं और खींच धक्का मारकर इसको क्या कर सकते हैं, संपीड़ित भी कर सकते हैं। दोनों स्थितियां हैं। और जब हम संपीड़ित की बात करें तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये संपीड़ित हो गई है, क्या हो गई है, संपीड़ित। तो संपीड़ित होगी तो देखो इधर हमने विस्थापन दिया तो अब इधर धक्का मारा जाएगा। प्रत्यानयन बल क्या करता है, इसमें जो उत्पन्न विस्थापन की विपरीत दिशा में ही काम करता है। विस्थापन पॉजिटिव तो ये इसकी विपरीत दिशा में होगा, नेगेटिव। यहां पर ये अक्ष नेगेटिव तो प्रत्यानयन बल पॉजिटिव। तो प्रत्यानयन बल जो आंतरिक बल होता है, वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। प्रत्यानयन बल का मान वस्तु को दिए गए विस्थापन के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होगा, प्रत्यानयन बल का मान वस्तु को दिए गए विस्थापन के समानुपाती होगा। तो F यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, एक कांस्टेंट यहां पर हम पुट करेंगे, और ये जो कांस्टेंट है इसको हम स्मॉल k से पुट कर रहे हैं। ये जो कांस्टेंट है वो क्या है, स्मॉल k। इसको हम प्रत्यानयन बल नियतांक कहते हैं। प्रत्यानयन बल नियतांक स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा। ये एक्चुअल में है क्या, k है वो है प्रत्यानयन बल नियतांक। प्रत्यानयन बल नियतांक, और स्प्रिंग के लिए इसे हम क्या कह देंगे, स्प्रिंग नियतांक कह देंगे। चलिए इस के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहां पर जो नेगेटिव चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है, वो हमें क्या बताता है, पहले वो क्लियर कर लीजिए। ऋणात्मक चिन्ह हमें ये बताता है कि प्रत्यानयन बल और अक्ष दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। यहां पर अक्ष पॉजिटिव तो मतलब इस दिशा में, तो प्रत्यानयन बल इस दिशा में, यहां पर अक्ष इस दिशा में तो प्रत्यानयन बल इस दिशा में। ओके, ये जो k है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहां से देखिए k का मात्रक तो न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक होगा। इसी से ही इसकी विमा फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या आ जाएगी, m1 L0 T-2 इसकी विमा मिल जाएगी। ओके,
अब ये जो K है वो है क्या चीज़? देखिए K हमें ये बताता है कि कोई सी जो स्प्रिंग है वो कितनी टाइट है, कितनी सॉफ्ट है, मतलब कड़ा या उसके नरम होने की माप को बताता है। K एक्चुअल में क्या है, जैसे दो स्प्रिंग है और दोनों में से जो ज़्यादा टाइट है उसके लिए K का मान अधिक, जो कम टाइट है उसके लिए K का मान कम। तो K का जो मान है वो किसको बताता है? K का मान स्प्रिंग की टाइटनेस को बताता है, या स्प्रिंग के कड़ा या नरम होने को बताता है। ओके, तो अब तक जो मैंने बातें बताई, मोटी मोटी जो बातें बताई वो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि प्रत्यास्थ वस्तुओं के ऊपर प्रत्यानयन बल काम करता है और वो जो प्रत्यानयन बल है F = -kx लिखा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि जब जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग को यहां से खींचकर हम अक्ष दूरी तक ले आए तो हमारे द्वारा काम करना पड़ा। हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और वही जो स्थितिज ऊर्जा है उसे ही हम कह रहे हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। उसी को ही क्या कहा जा रहा है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। और उसकी वैल्यू यहां पर हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती कितनी है। ठीक है, देखिए मैं यहां पर इसे छोटा सा विस्थापन की बात करूं कि यहां पर हम इसको छोटा सा विस्थापन दे रहे हैं dx। कितना विस्थापन दिया जा रहा है? dx विस्थापन दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां से खींचकर इधर ले जा रहे हैं। ओके, प्रत्यानयन बल इसकी ठीक विपरीत दिशा में काम करेगा। तो dx विस्थापन देने में किया गया कार्य, dx विस्थापन देने में किया गया कार्य। तो dx विस्थापन देने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? dw बराबर F एक्सटर्नल। देखो जिधर F एक्सटर्नल लग रहा है उधर ही विस्थापन हो रहा है। इसे आप समझें कि कार्य बराबर होता बल गुणा विस्थापन F वेक्टर डॉट x वेक्टर। तो इतना विस्थापन दे रहे हैं तो इतना कार्य करना पड़ रहा है। अब यहां पर एक चीज समझें कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? F एक्सटर्नल dx cos 0, और ये हमें मिल चुका है dw बराबर F एक्सटर्नल dx। ये आ गया F एक्सटर्नल, और F जो F यहां पर हम लेकर चल रहे हैं वो है प्रत्यानयन बल। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। दोनों क्या होंगे? एक दूसरे की विपरीत दिशा में। तो यहां पर मैं माइनस में F dx भी पुट कर सकता हूं। dw बराबर क्या आ गया? माइनस में F dx। ये जो F है वो है प्रत्यानयन बल। क्या है? प्रत्यानयन बल। अब यहां पर हम बात करेंगे कि टोटल जो वर्क डन है, जैसे हम इसको 0 से अक्ष दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं तो जो टोटल वर्क डन है वो कितना करना पड़ता है? वो वर्क डन ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहां से हम इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए नीचे वाली लाइन में मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो इंटीग्रेशन W बराबर क्या आ गया? 0 से लेकर हम अक्ष दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं, माइनस में F dx बराबर F का जो मान है वो हमारे पास में है kx, माइनस में kx। चलिए मैं यहां पर ही पुट कर देता हूं। F का जो मान है वो कितना है? माइनस में kx। देख लीजिए आप यहां से F बराबर क्या है? माइनस में kx है। तो मैंने यहां पर माइनस में kx पुट कर दिया है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। k कांस्टेंट इसको बाहर ले लेता हूं, 0 से लेकर अक्ष तक अक्ष dx, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? चलिए वापस लौटते हैं हम इधर। चलिए देखिए W = K, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अक्ष स्क्वायर बट्टे में 2, लिमिट हमारे पास में 0 से अक्ष, और यह किया गया कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अक्ष स्क्वायर माइनस 0, देन यहां पर U बराबर हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है 1/2 K अक्ष स्क्वायर।
u बराबर क्या आ चुका है, हाफ के अक्स स्क्वायर, हाफ के अक्स स्क्वायर आ चुका है। ओके, तो ये है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, जहां के स्प्रिंग नियतांक है, अक्स है प्रत्यास्थ वस्तु को दिया गया विस्थापन। इसे हम दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा जा सकता है, F बराबर हम जानते हैं K इंटू अक्स, तो U बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 F इंटू अक्स, भी इसको हम पुट कर सकते हैं। ओके, एक अन्य फॉर्मूला भी देख लीजिए, U बराबर, इसको यदि मैं K से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ऊपर हो गया K स्क्वायर अक्स स्क्वायर, और जो K स्क्वायर अक्स स्क्वायर है उसको हम F स्क्वायर पुट कर देंगे, तो F स्क्वायर बट्टे में 2K से भी इसको पुट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास में आ चुके हैं स्प्रिंग के अलग अलग सूत्र फॉर्मूले, जो आपको समझ में आ गए होंगे, यहाँ तक आ गए होंगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ ही जाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि जो स्प्रिंग है इस पर से हमने यहाँ पर लाकर इसको छोड़ दिया, तो ये जो स्प्रिंग है वो ऐसा नहीं है कि सीधा ही यहाँ पर माध्य स्थिति पर जाकर रुक जाएगी, ये यहाँ पर इस तरीके से दोलन गति करती है। ऐसे क्या करेगी, दोलन गति। और देखिए यदि वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ है तो ये हमेशा इसी तरीके से दोलन गति करती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। बट ऐसा नहीं होता, घर्षण बल भी होता है, वायु का प्रतिरोध भी होता है, वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ होती भी नहीं है, इसलिए थोड़ी देर बाद में उसका कंपन दोलन बंद हो जाएगा, ये विराम अवस्था में आ जाएगी। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमें मिल चुका है विद्यार्थियों। अब मैं यहां से इन सबको हटा देता हूं कि स्थितिज ऊर्जा का जो अधिकतम मान है वो कितना हो सकता है और कौन सी स्थिति में होगा, उसकी मैं यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। अब देखिए ध्यान देंगे बोर्ड पर कि यहां से हमने इसको खींचकर यहां तक ले आए। मैक्सिमम जो स्थिति है, अक्स का जो अधिकतम मान है, उसको हम कहते हैं चरम स्थिति। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ले आए और यहां तक आ जाए, तो ये कहलाती है चरम स्थितियां। क्या कहलाती है, चरम स्थितियां। ये वाली भी है और ये वाली भी क्या है, चरम स्थिति है। चरम स्थिति कब प्राप्त होती है, ये वाली जो चरम स्थिति है वो तो है अक्स बराबर +a पर, और ये वाली चरम स्थिति है अक्स बराबर -a पर। और यहां पर जो माध्य स्थिति है इसमें अक्स बराबर 0 होता है। माध्य स्थिति पर अक्स बराबर कितना होता है, 0। तो ये इन दोनों चरम स्थितियों के मध्य इस तरीके से दोलन गति करती है। मैंने यहां पर इसकी कोई अन्य स्थिति ले ली है जिसमें इसका विस्थापन अक्षी है। चरम स्थिति पर विस्थापन कितना होता है, प्लस में या माइनस में। ये दोनों चरम स्थितियों को हमने यहां पर दिखाया है। ओके, तो इसका मतलब अधिकतम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U मैक्सिमम। U मैक्सिमम कितनी होगी, 1/2 K अक्स स्क्वायर। अधिकतम पर अक्स का मान क्या होगा, या तो +a या -a होगा। तो यहां पर हम पुट कर दे a, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। U मैक्सिमम का मान ये होगा। समझते जाइए, एक एक करके हम नई चीजें यहां पर निकालेंगे। तो विद्यार्थी यहां पर आप देखें कि गतिज ऊर्जा इस बिंदु के ऊपर क्या हो जाती है, 0। चरम बिंदुओं के ऊपर गतिज ऊर्जा वेग तो हो जाता 0, स्थितिज ऊर्जा होती अधिकतम। माध्य स्थिति के ऊपर स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, क्योंकि अक्स का मान कितना हो गया, 0। अरे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, हाफ के अक्स स्क्वायर, तो अक्स ही यहां पर 0 होता है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 0 होती है। ये मैं यहां पर आपके सामने पुट कर देता हूं। स्थितिज ऊर्जा यहां पर कितनी होगी, 0 होगी, 0 होगी। ठीक है। और जो गतिज ऊर्जा है जिसको हम कैपिटल K से पुट कर रहे हैं, मैक्सिमम होगी। यहां पर U तो मैक्सिमम होगा और गतिज ऊर्जा है वो 0 होगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। तो देखिए चरम बिंदुओं पर, चरम बिंदु कब होंगे, जब अक्स बराबर या तो आप प्लस में ले या माइनस में ले। चलिए, तो चरम बिंदुओं के ऊपर जो कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा तो होती है कितनी, 0। स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, मैक्सिमम, और कितनी होती है, K² देखो ये तो जो K है कैपिटल K, वो तो गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल K स्प्रिंग नियतांक को बता रहा है। और यहां पर स्प्रिंग के अंदर जो बल लगता है वो प्रत्यास्थ बल लगता है,
और प्रत्यास्थ बल एक संरक्षी बल होता है, और संरक्षी बल के अधीन यहाँ पर जो एनर्जी है वो है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। इट मीन्स गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो कांस्टेंट रहेगा, नियत बना रहेगा। तो जो कुल ऊर्जा है स्प्रिंग की वो आएगी हाफ के ए स्क्वायर। ए यहाँ पर स्प्रिंग में अधिकतम विस्थापन है, ओके, आयाम भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पर बात करूं कि भाई स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के बराबर में ई माइनस में यू पुट कर दूं, क्योंकि ई बराबर तो क्या होना है के प्लस यू। यांत्रिक ऊर्जा ई है जो कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा की योग के बराबर होती है। देन के इक्वल टू आ गया ई माइनस यू। के बराबर कितना आ गया, ई का मान कितना हाफ के ए स्क्वायर, यू का मान कितना हाफ के अक्स स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का मान आ चुका है हाफ के ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर, ओके, ये आ चुका है, समझ में भी आ जाना चाहिए। कैपिटल के इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर। और यदि आप गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा जो इधर लिखी हुई है इसका जोड़ करोगे तो आपको कुल ऊर्जा हाफ के ए स्क्वायर ही मिलने वाली है। अब मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। चरम स्थितियों के ऊपर भी मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। u बराबर तो कितना होगा हाफ के ए स्क्वायर, और यही इसकी कुल ऊर्जा के बराबर। गतिज ऊर्जा यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर गतिज ऊर्जा 0, u मैक्सिमम है वो हाफ के ए स्क्वायर है, यहाँ पर k मैक्सिमम होगा, और ये भी जो k मैक्सिमम होगा वो हाफ के ए स्क्वायर के इक्वल ही होना है, हम भी जानते हैं उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। चलिए अब मैं आपके सामने ये जो फॉर्मूले हमें प्राप्त हुए हैं इनसे स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा तथा विस्थापन के मध्य वक्र खींचता हूं, आपको समझाते हैं कैसे ये वक्र प्राप्त हुए हैं। या वैसे मैंने इस डायग्राम से तो समझा ही दिया, फॉर्मूलों से भी देखेंगे। देखिए हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, हाफ के अक्स स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, के बराबर हाफ के ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर। वैसे जो गतिज ऊर्जा होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, कुल जो ऊर्जा होती है वो हाफ के ए स्क्वायर होगी। तो गतिज ऊर्जा के दोनों फॉर्मूले सेम ही है। मैं यहाँ पर एक तरफ तो ले रहा हूँ स्थिति और दूसरी तरफ ले रहा हूँ ऊर्जा। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या लेकर चल रहा हूँ मैं, ऊर्जा। तो जो कुल ऊर्जा है ई वो तो नियत रहेगी, और ये जो कुल ऊर्जा है ये ई वो बराबर होती है हाफ के ए स्क्वायर के। ये जो के है वो स्मॉल के है जो कि स्प्रिंग नियतांक है। अब देखिए ये वाला जो बिंदु है वो माध्य स्थिति को बता रहा है। किसको बता रहा है, माध्य स्थिति को। ये वाला जो बिंदु है वो चरम स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बिंदु भी चरम स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें जो ग्राफ मिलेंगे वो ऐसे ग्राफ मिलेंगे। देखिए क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अक्स और यू इस तरीके से एक के ऊपर घात 2, एक के ऊपर घात 1, तो ये एक परवलयाकार ग्राफ हमें मिलने वाला है। यू का ग्राफ कैसे मिलेगा, परवलयाकार। के और वी के बीच में यदि ग्राफ खींचेंगे तो वो भी एक परवलयाकार ग्राफ ही मिलने वाला है। तो देखिए इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेंगे इनके स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है ये किसको बता रहा है, के को, किसको, सॉरी, ये वाला जो ग्राफ है वो किसको बता रहा है, के को, और ये यू को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है, ई को। के का मान हाफ एम वी स्क्वायर, यू का मान हमारे पास में हाफ के एक्स स्क्वायर है। तो विद्यार्थी ये थे कुछ कॉन्सेप्ट जो कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड थे। अब हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए पहला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी स्प्रिंग को एस दूरी तक खींचने पर स्थितिज ऊर्जा 10 जूल है। इस स्प्रिंग को एस दूरी तक और खींचने के लिए आवश्यक कार्य।
क्या आप समझ पाए कि किसी स्प्रिंग के अंदर संचित जो ऊर्जा है वो उसको खींचने में किए गए कार्य के इक्वल ही होती है। तो U है वो W के इक्वल है, जो कि हाफ के अक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर आप देखें कि जो हाफ के अक्स स्क्वायर है, या इसकी जगह में S लिख दूं तो हाफ के एस स्क्वायर है वो 10 जूल के बराबर है। अब हमें ये कहा गया है, मतलब ये जो किया गया कार्य है वो 10 जूल है। नया कार्य कितना होगा जब इसे आप 2s दूरी तक खींच दें। तो 2s दूरी तक खींचेंगे तो 4, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 निकल गया। 1/2 के एस स्क्वायर पहले से ही है। 1/2 के एस स्क्वायर का मान कितना है 10, तो 4 × 10 बराबर 40 जूल कार्य करना पड़ेगा। 2s दूरी तक खींचने के लिए कितना काम करना पड़ेगा 40 जूल, जबकि s दूरी तक खींचने में कितना काम करना पड़ेगा 10 जूल। हमें ये कह रहा है कि भाई s दूरी तक और खींचने में, तो पहली s दूरी खींचने में तो 10 जूल, दूसरी s दूरी खींचने में कितना हो जाएगा 30 जूल कार्य करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा 40 - 10 30 जूल वर्क डन करना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि दो स्प्रिंग जिनके स्प्रिंग नियतांक क्रमशः 1500 न्यूटन पर मीटर और दूसरी स्प्रिंग का है 3000 न्यूटन पर मीटर को एक समान बल से खींचा जाता है, तो उनकी स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। हमें एक ऐसा ऊर्जा का फॉर्मूला याद देखना है यहाँ पर, जैसे दोनों स्प्रिंगों की स्थितिज ऊर्जाओं के अनुपात चाहिए। हम स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर जानते हैं, बट इसमें तो बल तो आ ही नहीं रहा है। हमें एक ऐसा फॉर्मूला यूज में लेना है जिसमें बल और बल नियतांक आए। तो हमारे पास में ऐसा फॉर्मूला कौन सा था, F² अपॉन 2K वाला फॉर्मूला था। तो इसमें दोनों पर बल तो सेम लग रहा है, लेकिन इनके स्प्रिंग नियतांक K1 तथा K2 है। तो ये तो K2 तो ऊपर चला जाएगा, K1 नीचे आ जाएगा, बाकी का सब कुछ कट जाएगा। F² से F², 2 से 2 कैंसिल हो गया, K2 अपॉन K1 आ गया। K2 का मान कितना 3000, K1 का मान कितना 1500, तो 1:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1:2। अगला जो क्वेश्चन है उसे समझ लीजिए कि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1000 न्यूटन प्रति मीटर बल नियतांक वाली स्प्रिंग से टकराती है तथा स्प्रिंग को संपीड़ित कर स्थिर हो जाती है। तो स्प्रिंग में कितना संपीड़न होगा। देखिए इसे एक बार समझें कि हमारे पास में जो स्प्रिंग है उसका एक सिरा दृढ़ आधार से स्थिर अवस्था में है, ये कोई ऐसे स्प्रिंग है। ओके, अब यहाँ पर आकर एक वस्तु इससे आकर टकरा रही है। जैसे ही वस्तु इससे आकर टकराती है तो देखिए यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है वो संपीड़ित हो जाती है। स्प्रिंग क्या हो जाएगी अक्ष दूरी तक संपीड़ित हो जाएगी। हमें इस अक्ष का मान ही ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें जो संपीड़ित क्यों हुई, क्योंकि इसके अंदर थी गतिज ऊर्जा। इसके अंदर क्या थी गतिज ऊर्जा, जो कि 1/2 mv² के रूप में थी। ये सारी की सारी गतिज ऊर्जा अब स्प्रिंग को संपीड़ित करने में खर्च हो गई। इट मीन्स स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई है, हाफ के अक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। तो गतिज ऊर्जा सारी की सारी किसके इक्वल हो गई है, इस स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई है। तो हमें अक्स का मान चाहिए। तो ये जो हाफ के अक्स स्क्वायर है स्थितिज ऊर्जा है वो कहाँ से मिली है, इसको गतिज ऊर्जा से प्राप्त हुई है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, अक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया mv² अपॉन में K आ गया। m का मान कितना है 0.1, v का मान कितना है क्वेश्चन में देखिए 10, तो 10 का स्क्वायर, K का मान कितना है 1000। यहां से पॉइंट हटाएंगे, 1 0 और लग गया, 2 0 यहां से कट गए हैं। 1/100 ये अक्स स्क्वायर के इक्वल है 1/100। तो अक्स बराबर कितना आ गया 1/10 मीटर, मतलब 0.1 मीटर, मतलब आ गया 10 सेंटीमीटर। मतलब कितना आ गया 0.1 मीटर का मतलब क्या हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
हमने सबसे पहले पढ़ी है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, फिर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अब मैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करता हूँ यहाँ पर। इसके बारे में जब हम 12th का पार्ट स्टार्ट करेंगे तब विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास में कोई आवेश है Q1 है। अब हम एक अन्य आवेश और लेते हैं Q2। देखो मेरी बात को सुनना, इस आवेश Q2 को हम अनंत से लेकर आ रहे हैं, अनंत से यहां तक लाएंगे तो इस आवेश और इस आवेश के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम यहां से धक्का मारते हुए यहां पर लेकर आए हैं, तो हमें काम करना पड़ा। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इसको धक्का मारे, इट मीन्स हमने क्या किया? काम किया, कार्य किया। और वो जो कार्य है वो इन दोनों आवेशों के निकाय में संचित हो जाता है। उसी को ही हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशों के निकाय में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए कि आवेशों को अनंत से किसी निकाय तक लाने में जो भी काम करना पड़ता है वह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिससे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम कंसीडर कर लें कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस वो स्मॉल r है, देन ये जो इनके मध्य संचित होने वाली जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो हमें प्राप्त होती है। देखेंगे कि Q1 Q2 बट्टे में R। इस तरीके से ये जो K है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये कांस्टेंट है। ये देखिए, ये जो K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वो 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है और इसका जो मान होता है वो 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सब कुछ वैसे हम 12th में पढ़ेंगे, और 12th जिन्होंने पढ़ ली है उन्होंने ये देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा संरक्षी बल और असंरक्षी बलों की। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स हैं वो क्या क्या होते हैं विद्यार्थियों? इनके बारे में वैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जब हमने कार्य वाला टॉपिक पढ़ा तो उसमें हमने संरक्षी बल और असंरक्षी बलों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। थोड़ा सा ही मैं अब यहाँ पर आपको और बता रहा हूँ कि संरक्षी बल तो कौन से होते हैं और असंरक्षी बल कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ संरक्षी बल। डेफिनेशन से समझेंगे आप कि ऐसे बल जिनके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता हो। किस पर निर्भर नहीं करता हो? पथ पर निर्भर नहीं करता हो। पहली जो डेफिनेशन है वो क्या है? जैसे हम किसी पिंड को बिंदु A से B तक लेकर जा रहे हैं, तो ये हमारे पास में अलग अलग तरीके हैं कि हम इस रास्ते से लेकर जाएं, इस रास्ते से लेकर जाएं या इस रास्ते से लेकर जाएं। कोई से भी रास्ते से लेकर जाइए, पहले रास्ते से, चाहे दूसरे रास्ते से, चाहे तीसरे रास्ते से, यदि कार्य सेम रहता है तो इसको हम, जैसे हम एक A बिंदु से B बिंदु तक लेकर गए ना, तो ले जाने में बल लगाना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा, इट मीन्स बल लगाना पड़ेगा। तो वो जो बल है वो संरक्षी बल होता है। इट मीन्स संरक्षी बल के अधीन जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। ओके, दूसरी डेफिनेशन क्या है कि एक पूर्ण चक्कर में, कि हम किसी पिंड को विभिन्न स्थितियों से गुजारते हुए प्रारंभिक स्थिति में यदि ले आए तो पूरा एक चक्कर लगाने पर यदि कुल जो कार्य है वो यदि शून्य हो तो जो बल है वो संरक्षी बल होगा। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट A है, पहले हम वस्तु को A से B पर ले जाए और फिर कहाँ ले आए? B से A पर ले आए। तो देखिए W A से B तक ले जाने में, W B से A तक लाने में यदि टोटल जो वाकड़न है वो यदि कितना हो? 0 हो, तो ये जो कार्य है वो संरक्षी बल के अधीन किया गया है। इसके अधीन किया गया है
संरक्षी बल के अधीन किया गया है। तीसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि आप पूरे एक बंद पथ में चक्कर लगवा रहे हो, पिंड को पूरे एक बंद पथ में चक्कर लगा रहे हो, तो जो कुल जो नेट जो वर्क डन है वो कितना है, 0 है। तो यदि नेट वर्क डन 0 है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी 0 होगा। और ये जो फॉर्मूला है वो हमने लिखा है कार्य ऊर्जा परमे से। किससे लिखा है, कार्य ऊर्जा परमे से हमने पुट किया है कि एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य 0 होता है, इट मीन्स गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी 0 होता है। तो संरक्षी बल के अधीन किसी पिंड को एक पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य 0, इट मीन्स गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी 0, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा सेम रहती है। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर संरक्षी बलों के उदाहरण की। तो उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं इसके, देखिए समझेंगे। गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक संरक्षी बल है। जैसे मेरी बात को सुनना, मैं इस पिंड को यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहा हूँ, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। यदि मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो ये यहाँ आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, कुल कार्य 0, क्योंकि यहाँ से लाए यहाँ वापस आ गया, पूरा एक चक्कर हो गया। और पूरे एक चक्कर में किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। संरक्षी बल के अधीन पूरे एक चक्कर में किया गया कार्य 0 होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल होता है। इसी प्रकार से प्रत्यास्थ बल, जैसे हमारे पास में स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने खींचकर यहाँ ले आए तो हमारे द्वारा किया गया कार्य तो धनात्मक है, बट प्रत्यानयन बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, प्रत्यानयन बल की विपरीत दिशा में करें तो कार्य ऋणात्मक, छोड़ देंगे तो कार्य धनात्मक, कुल कार्य 0 होगा। इसी प्रकार से विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यास्थ बल, लोरेंज बल, ये सब जो बल है वो संरक्षी बलों के उदाहरण है। किसके एग्जाम्पल हैं, संरक्षी बलों के उदाहरण है। ओके, मैं यहां पर इसका सेकंड पार्ट लेकर चलता हूं। असंरक्षी बल, जो संरक्षी बल नहीं होते वो सारे के सारे क्या होते हैं, असंरक्षी बल होते हैं। वैसे बल, जब हमने बल वाला पार्ट पढ़ा वहां पर भी हमने संरक्षी असंरक्षी बल को पढ़ा, साथ में कार्य का टॉपिक पढ़ा उसमें भी पढ़ा, और आज हम जब स्थितिज ऊर्जा पढ़ रहे हैं तब भी पढ़ रहे हैं। चलिए, कि असंरक्षी बल क्या है कि यदि किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाए तो जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर करता हो, अलग अलग काम हो, पथ पर डिपेंड करता हो, तो वह बल कैसा है, असंरक्षी बल है। पूरे एक चक्कर में किया गया कार्य शून्य नहीं हो तो भी असंरक्षी बल है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो भी शून्य नहीं हो तो जो बल है वो असंरक्षी बल होता है। असंरक्षी बलों के उदाहरण की बात करूं तो मैं घर्षण बल है, वायु का प्रतिरोध है, श्यान बल है, ये सब क्या है, असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे मेरी बात को सुनना, हम धक्का मारकर इसको एक जगह से दूसरी जगह ले गए तो ले जाने में काम करना पड़ा, घर्षण बल के विरुद्ध काम करना, वापस लाएंगे तो भी घर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। तो जो घर्षण बल है वो एक असंरक्षी बल है। और जिस रास्ते से ले जाओगे, मतलब लंबे रास्ते से ले जाओगे तो ज़्यादा घर्षण बल लगेगा, छोटे रास्ते से ले जाओगे तो कम घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण बल एक असंरक्षी बल होता है। ओके, अब मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा ऊर्जा संरक्षण की, एनर्जी कंजर्वेशन की, कि ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या है। विद्यार्थी, हम आपको बता दें कि ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है, ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो क्या रहती है, नियत रहती है। ऊर्जा को हम न तो क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट तो हो सकती है, लेकिन इसे बनाने वाली या नष्ट करने वाली कोई मशीन नहीं होती। ऊर्जा संरक्षण नियम समझ लीजिए कि देखिए, विद्युत ऊर्जा का हम समझ लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा हमारे घरों में आती है, तो उस विद्युत ऊर्जा को हम अन्य रूपों में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे पंखे से यांत्रिक ऊर्जा बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा से ये पवन ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। हीटर है वो उस विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो अलग अलग जो उपकरण है वो उस विद्युत ऊर्जा को अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं।
लेकिन इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नहीं, किसी यंत्र से ऐसा नहीं है कि ये कोई यंत्र है जो ऊर्जा बनाता हो। सौर ऊर्जा क्या है? एक अनंत ऊर्जा वाला स्रोत है, वहाँ से ऊर्जा हमें मिलती है, उस ऊर्जा को हम दूसरे रूपों में कन्वर्ट कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? कई ऊर्जाएं ऐसी होती है जो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है, वो हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में, उसमें ऊर्जा के रूप में मिलती रहती है। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है, न कि क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी नहीं होती। अब मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण की बात करता हूं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण क्या है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा देखिए विद्यार्थियों होती क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को मैं यहां पर ई से लिख रहा हूं, जो कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की योग के बराबर होती है। ये तो यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए कि यदि संरक्षी बल काम कर रहे हैं, कौन से बल काम कर रहे हैं? संरक्षी बल। तो संरक्षी बल के अधीन, संरक्षी बल के अधीन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। आगे के बाद समझ में, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लागू हो जाएगा। कब लागू होगा? केवल और केवल संरक्षी बलों के अधीन। इट मीन्स जब गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन यदि किसी घटना का हम अध्ययन करें तो उसमें गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा कांस्टेंट रहेंगी। जैसे हम किसी पिंड को छोड़ रहे हैं, यहाँ से छोड़ रहे हैं, हमने इस पिंड को यहाँ से छोड़ा, तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है, गुरुत्व भी स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही छोड़ देंगे गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। पर गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। इसी प्रकार से स्प्रिंग के अंदर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों का जो योग है वो कांस्टेंट बना रहेगा, ई के इक्वल बना रहेगा। तो वहां पर स्प्रिंग के अंदर भी कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन यदि किसी पिंड को हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ रहे हैं, गति करवा रहे हैं, तो भी वहां पर जो यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। इट मीन्स गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो कांस्टेंट बना रहता है। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। अंत में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर ही आधारित है। इस वीडियो के हम अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं कि एक लड़की झूल रही है जिसकी जमीन से अधिकतम ऊंचाई 2.5 मीटर तथा निम्नतम 1.5 मीटर, तब उसके झूलने का अधिकतम वेग क्या होगा? देखिए, जब कोई लड़की झूल रही है, इट मीन्स वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन झूल रही है, तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर, मैं यहाँ पर किस पर देख रहा हूँ? अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर जो उसकी एनर्जी है केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा नहीं होगी। देखिए, K प्लस यू होगा, तो K यहाँ पर 0 और U क्या होगा? mgh1। h1 है अधिकतम ऊंचाई जो कि 2.5 मीटर है। फिर निम्नतम ऊंचाई पर, निम्नतम ऊंचाई पर जो लड़की है वो इस तरीके से झूला बंधा हुआ है और ऐसे झूल रही है, ऐसे। तो ये तो अधिकतम ऊंचाई है और ये है न्यूनतम ऊंचाई। ये अधिकतम ऊंचाई, ये h1 है, ये h2 है। और अधिकतम ऊंचाई के ऊपर वेग कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। ओके, निम्नतम ऊंचाई के ऊपर जो ऊर्जा है वो है E2 और ये क्या होगी? K प्लस यू। तो गतिज ऊर्जा होगी उसकी हाफ mv² और स्थितिज ऊर्जा mgh2। h2 का मान हमें क्वेश्चन में 1.5 मीटर दे रखा है। हम ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या जानते हैं कि ऊर्जा है वो कांस्टेंट रहती है। देन हमें क्या मिल जाएगा? mgh1 बराबर हाफ
mv² प्लस mgh2। यहां से हाफ mv² बराबर क्या आ गया, mgh1 माइनस h2। m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। v² बराबर क्या आ गया, 2gh1 माइनस h2। और v बराबर कितना आ गया, अंडर कर देंगे हम। 2 गुणा g का मान हमें क्वेश्चन में 10 दे रखा है, h1 का मान 2.5, h2 का मान 1.5, तो इसका मान 1 आ गया। 2 गुणा 10 कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया है, 20 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि स्प्रिंग बंदूक का स्प्रिंग बल नियतांक, स्प्रिंग बंदूक है और उसके स्प्रिंग का जो बल नियतांक है वो है 90 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, और यह 16 ग्राम की गेंद द्वारा 12 सेंटीमीटर तक संपीड़ित हो जाती है। तो ट्रिगर दबाने पर गेंद का वेग क्या होगा। देखिए समझेंगे कि यहां पर स्प्रिंग को दबाकर क्या किया जा रहा है, गेंद को गति प्रदान की जा रही है। तो स्प्रिंग जब दबेगी तो उसके अंदर अधिकतम जो ऊर्जा वो संचित होगी, और जैसे ही उसको छोड़ेंगे, ट्रिगर दबाएंगे, तो स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर गेंद की जो गतिज ऊर्जा है वो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमें गेंद का वेग ज्ञात करना है। तो v² बराबर क्या आ गया, kx² बट्टे में m आ गया। सबका मान पुट कर दीजिए। k का मान कितना है, 90। देखो ये 90 सेंटीमीटर है, तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो और ऊपर पुट कर देंगे, तो ये तो क्या हो गया 9000। x का मान 12 सेंटीमीटर मतलब 0.12 m कितना है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम का मतलब कितना हो गया 16 गुणा 10 की घात माइनस 3। तो देखो यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा, 2 संख्या पहले, तो 4 जीरो में यहां पर पुट कर दूंगा। 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और चलिए और क्या बचा, 10 की घात 3 ऊपर चली गई, तो 9 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 10 की घात 3 का मतलब 1000 हो गया। 16 बट्टे में 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। ये 4 बार में, ये 3 बार में, ये 3 बार में, ये कट गया इससे। ओके, तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 आ गया। 8100, ये हमें v² की वैल्यू मिल गई। v का मान कितना मिल गया हमारे को, 90 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो गया है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 90 मीटर प्रति सेकंड। विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में विस्तृत चर्चा की, समझा, जाना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, उसमें हम शक्ति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जल्द ही मिलेंगे, आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।